Good morning, dear students. I hope you all are doing well. So, yesterday, in the last class, we started the chapter भीड़ में खोया आदमी, right? Our fourth chapter. So, we completed up to बड़ी मुश्किल के बाद लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत जी के घर जाने के लिए हरिद्वार स्टेशन पहुंचे और फिर उन्हें वहां कौन लेने आया था? श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ, है ना। तो फिर और उनके और दीनानाथ के बीच जो बातें हुई उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो फिर अब देखो आगे क्या होता है। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठुसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। तो जब वो घर पहुंचे, लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत जी के घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में सामान की ठुसम ठास, उनका घर बहुत छोटा सा था, ठीक है। श्यामलाकांत जी का घर छोटा सा था और उसमें बहुत सारे सामान ठुसे हुए थे, मतलब सामान से घर पूरा भरा हुआ था। और बच्चों की भीड़ देखकर, है ना, उनके तो बहुत सारे बच्चे थे ना, तो उनके घर पे, श्यामलाकांत जी के घर पे बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का मन मतलब भर गया, मतलब उनका दम घुटने लगा छोटे से घर में। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? तो देखो, वो घर देखकर ही छोटा लगा ना, इतने बड़े परिवार के लिए वो घर बहुत छोटा सा लगा और सामान भी ज्यादा ठुसा हुआ था, तो लगा जैसे कि बहुत छोटा सा घर है। तो इसीलिए उन्होंने, लेखक ने श्यामलाकांत बाबू से पूछ डाला कि क्या आपके पास सिर्फ यही 2 कमरे हैं? तो वे बोले क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में धूल छान रहा हूँ। तभी लेखक को जवाब दिया श्यामला बाबू ने कि क्या करूं, मैं 2 साल पहले इस शहर में आया था और तभी से मैं घर ढूंढ रहा हूँ, घर ढूंढने की इतनी सारी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ उनको हाथ नहीं लगा। तो देखो, शहर में चक्कर काट कर जूते घिस गए। शहर में घूम घूम कर घर खोजने के लिए उनके जूते घिस गए, मतलब उनके जूते खराब हो गए। चलते चलते, घर ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक गए हैं, ठीक है। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर ये छत मिली है। तो 2 साल पहले वो यहाँ आए थे और 1 साल से पूरा घर ही ढूंढ रहे थे वो, लेकिन उनको कहीं घर नहीं मिल रहा था। फिर 1 साल के बाद उनको घर के नाम पर एक छोटा सा सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर उनको मिला, छोटा सा मकान उनको मिला। कहाँ पर छिपाने के लिए? गली के अंदर ये छत मिली, मतलब उस गली के अंदर छोटा सा घर उनको, 2 कमरों वाला एक घर उनको मिला, ठीक है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुके हैं, दूर दूर तक कई नई कॉलोनी बन गई हैं। देखो, वो शहर पहले की तुलना में, पहले तो इतनी मतलब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दूर दूर तक नई नई कॉलोनी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी ही तरह बहुत सारे लोग इधर उधर मकान के लिए मकान ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन किसी को एक मकान नहीं मिल रहा। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है, ठीक है। हमारे देश में जो बढ़ती हुई, जो हमारी जनसंख्या है, देश की जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका ही ये परिणाम है कि आज जगह का, फिर घरों का इतना शॉर्टेज हो गया है, ठीक है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मकान, घरों का और खाने पीने की चीजों का सबका उत्पादन जैसे कि कम हो रहा है, मतलब समानता तो होती जा रही है। शहर बढ़ रहे हैं, मकान भी बढ़ रहे हैं, खाने की चीजें भी बढ़ रही हैं, लेकिन उसकी तुलना में जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के कारण इन सब चीजों की काफी खपत होने लगी है, कमी होने लगी है ना। उसी समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई। ये दोनों मित्र के बीच में बातें हो रही हैं जनसंख्या के बारे में। तभी श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान मतलब नाश्ता लेकर आई, ठीक है। ये देखो, दुष्परिणाम का क्या मतलब है कि खराब फल, ठीक है, किसी चीज का खराब फल, बुरा परिणाम, ठीक है, मतलब ये बढ़ती हुई आबादी का बुरा परिणाम है, ठीक है। तो वो श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर नाश्ता लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। तो फिर उनकी पत्नी, श्यामलाकांत जी की पत्नी के साथ कौन आए? उनकी 3 छोटी छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े, मतलब अपनी माँ का आंचल पकड़े हुए 2
छोटे छोटे लड़के भी आए, मतलब 5 लड़के उनके साथ आए, 5 बच्चे उनके साथ आए। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तंभ रह गया। तो उनका चेहरा देखकर मतलब बहुत दुर्बल लग रहा था, ठीक है। काया का मतलब होता है शरीर, देह, ठीक है। मतलब श्यामलाकांत जी की पत्नी की काया, उनका चेहरा बहुत दुर्बल लग रहा था, जैसे कि उनमें जोर नहीं, शक्ति नहीं, वो जैसे बीमार लग रही थी, ठीक है। और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। पीला चेहरा मतलब कोई बीमार हो जाता, हम कहते हैं ना चेहरा पीला पड़ गया, हाँ, तो वो उनको मतलब देख के उनका थका हारा, बहुत बीमार बीमार सा लगा उनको देखकर, तो देखकर स्तब्ध रह गया। मतलब उनका चेहरा देखकर, उनका बीमार, ऐसा बीमार चेहरा देखकर लेखक मतलब अचंभित रह गए, ठीक है, मतलब हैरान हो गए उनको देखकर। स्तब्ध मतलब हैरान हो जाना। फिर मैंने पूछा कब से अस्वस्थ हैं? तो लेखक ने पूछ लिया उनसे कि कब से आप मतलब श्यामलाकांत जी की पत्नी कब से बीमार हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? तो उन्होंने क्या कहा कि आप कब से बीमार हैं, डॉक्टर को दिखा के इलाज क्यों नहीं करवाती? तो वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। तो ये बात सुनकर उन्होंने एक छोटी सी फीकी सी मुस्कान दी, मतलब थोड़ा सा हंस पड़ी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता है। तो जैसे उनका परिवार बहुत बड़ा था ना, मतलब बहुत सारे ढेर सारे बच्चे थे, छोटा सा घर था, और उनके परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार जैसे कि लगा ही रहता था। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तबीयत, लेकिन अस्पतालों में तो आजकल इतनी भीड़ होती है कि जैसे कि मतलब रोगी और उनके परिवारजन जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। अस्पतालों में आजकल बहुत भीड़ होती है ना, हर जगह बहुत ही भीड़ होती है। वो भी अच्छी तरह किस किस को देखे, मतलब डॉक्टर भी सबको अच्छी तरह देख नहीं पाता इतनी भीड़ के कारण। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शहर ही उठकर अस्पताल में आ गया है, मतलब इतनी भीड़ होती है अस्पतालों में डॉक्टर के पास, ठीक है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है, ये भी बोल रही हैं श्यामलाकांत जी की पत्नी भी खुद बोल रही हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इतनी भीड़ हर जगह क्यों बढ़ रही है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी, बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। तो वो क्या बोल रही हैं देखो, और भी बोल रही हैं श्यामलाकांत जी की पत्नी की उनकी तबीयत हमेशा अभी मतलब लगभग ढीली, मतलब तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी की शादी थी ना, उसी के लिए तो आए हैं ना लेखक उनके घर, तो शादी के लिए वो कपड़े दर्जी से सिलवाना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे को दर्जी के पास कपड़े सिलवाने के लिए भेजा, तो दर्जी ने क्या कहा कि उनके यहाँ पहले से ही बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि हम अब नहीं सिलाई कर सकते, ठीक है। पहले के जमाने में ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। तो देखो, ये पहले तो क्या होता था कि लोग बाजारों में जाते थे और दुकानदार उनको बुला बुला कर चीजें बेचते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, इतना भीड़ बढ़ गया है हर तरफ कि जैसे कि दुकान मतलब ग्राहक को ही मिन्नत कर करके अपना काम करवाना पड़ता है ना। चिरौरी मतलब चिरौरी सी करनी पड़ती है, मतलब मिन्नत करके, विनती करके, बहुत रिक्वेस्ट करके अपना काम करवाना पड़ता है। ग्राहक को ही बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके किसी का काम, और इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी सबका काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। तो देखो, जैसे कि दुकान तो पहले थे, लेकिन अभी दुकान पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना, बहुत सारे ज्यादा दुकानें खुल गई हैं, लेकिन फिर भी दुकानों के मुकाबले ग्राहक इतने बढ़ रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि ये दुकान जैसे कि दुकानों की कमी हो रही है, ठीक है। अब चीजें कम होने लगी, चीजों की कमी होने लगी है। इसीलिए तो वो अपनी बेटी का कपड़ा सिलवाने के लिए जब दर्जी के पास भेजी, तो वो काम वहां पे नहीं हो पाया, क्योंकि दर्जी के पास पहले से ही बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उसने नया काम नहीं लिया, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी असुविधाएं उनको होती हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का थका हारा झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो। तभी
वो लोग बातें कर रहे थे, तभी बाहर से कौन आया, किसकी आवाज आई? उनके दूसरे बेटे सुमंत का। ठीक है, उनका दूसरा बेटा श्यामलाकांत जी का दूसरा बेटा सुमंत घर आया। कहाँ से? और ये पता चलेगा हमको। और वो थका हरा आया कहीं से, और आके उसने झुंझलाया सुर, मतलब एकदम परेशानी वाले आवाज में उसने बोला कि माँ जल्दी से मुझे 1 कप चाय बना के दो, मैं एकदम बहुत थक गया था बेचारा। ठीक है, आज पूरा दिन राशन पर लग गया, इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। सुमंत ने क्या कहा कि आज का पूरा दिन तो राशन की दुकान पर ही लग गया है, लेकिन इतनी भीड़ थी राशन की दुकान पर कि लाइन खत्म ही नहीं हो रहा था। ठीक है, किसी तरह उसने कुछ सामान खरीदा, लेकिन पूरा सामान उसने खरीद ही नहीं पाया, है ना। इतना लंबा लाइन था कि वो पूरा सामान उसको नहीं ही मिल पाया। तो देखो राशन की दुकानों पर भी आजकल कितनी भीड़ होती है ना, कि इंसानों को लंबे लंबे लाइन पर खड़े रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको सारा सामान नहीं मिल पाता। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखो, इन सब बातों को सुनकर लेखक खुद ही सोच रहे हैं कि इन सब का, ये जो बढ़ती भीड़ है, इतनी जो तकलीफें लोगों की जिंदगी में है, इन सब का क्या कारण है ना। गली मोहल्ले हर तरफ दुकानें हैं, मकान घर हैं, पहले से ज्यादा बनते जा रहे हैं, फिर भी लोगों को दुकानों में सामान नहीं मिल रहा है, दुकानों की कमी हो रही है, मकानों की कमी हो रही है, घर नहीं मिल रहे हैं। रोजगार के तो अनेक रास्ते अभी खुल गए हैं ना एम्प्लॉयमेंट के, लेकिन फिर भी लोगों के पास रोजगार नहीं है। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या तो पहले से ज्यादा बढ़ गई है, पहले से ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अब है ना, लेकिन फिर भी लोगों को इनकी कमी ही हो रही है। कितना पहले रिजर्वेशन करवाने से भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना। चिकित्सा के लिए ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बन रहे हैं, उसकी सुविधाएं और बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सा सुविधाओं का इतना कमी क्यों हो रहा है ना। फिर भी लोगों को इसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। तो हर तरफ जहां भी आप जाते हो देखते हैं क्या, भीड़ ही भीड़ है, किसी का काम नहीं हो रहा है। तो क्या इस बढ़ती भीड़ के लिए हम सभी जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार। द वर्ड उत्तरदायी मीन्स जिम्मेदार। क्या हम इसी के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है? आप ही सोचिए, ये जो श्यामलाकांत जी और उनकी पत्नी जो बोल रही हैं कि हर तरफ भीड़ बढ़ रहा है, इनसे उनको कितनी तकलीफ हो रही है, तो फिर उन्होंने जो अपने ही घर पे इतने सारे बच्चे उनके हैं, ये तो भीड़ को तो यही लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं ना। तो ये बाहर देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन ये खुद नहीं सोचते कि ऐसे अगर हर लोग अपना परिवार ऐसे बढ़ाते रहे, इतने सारे बच्चे अगर एक परिवार में रहे, तो जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती रहेगी ना, और दुगनी चौगनी बढ़ती रहेगी, और ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी। तो ये तो उनको पर्सनली खुद ही सोचना चाहिए। फिर देखो, घर में बच्चों की भीड़ है, यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, ये भीड़ दुखदाई बन जाती है। तो देखो, घर में श्यामलाकांत जी के घर पे इतने सारे बच्चे हैं, है ना, या फिर किसी के भी घर पे सोच लो, अगर किसी के घर पे ज्यादा बच्चे हैं, है ना, तो उनके घर पे बाहर हमेशा एक भीड़ रहती है। लेकिन ये भीड़ माँ बाप को अच्छी लगती है, क्योंकि ये सब अपने ही बच्चे हैं, तो ये भीड़ सबको अच्छी लगती है कि घर में इतने ज्यादा लोग हैं, अच्छी लगती है। लेकिन कब तक अच्छी लगती है? जब तक कि इस भीड़ का मतलब, अगर हर बच्चे का लालन पालन का और खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, सब चीज का अगर सुव्यवस्था हो, तभी ये भीड़ अच्छा लगता है। अगर कोई गरीब है ना, उसके घर में 3 लोग के लिए खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन उसके घर पे 7-8 बच्चे हैं, तो तुम सोचो कि कैसे उनका जिंदगी कितना दुभर हो जाएगा ना किसी को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ना अच्छा खाना पीना मिल पाएगा, ना अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। तो देखो, जब तक उनकी रहन सहन,
शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो तब ये भीड़ क्या बन जाती है, ये भीड़ दुखदाई बन जाती है। दुखदाई मतलब जिससे दुख मिले, है ना। इस परिवार का भीड़ सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये भीड़ प्रॉब्लमेटिक कब बन जाएगी, जब इस भीड़ से किसी को अच्छा खाना पीना या पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, अच्छी चीजें, सारी सुविधाएं न मिले तो ये दुखदाई बन जाती है। ठीक है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? देखो, अस्पताल में क्या लोग अब घूमने के लिए जाते हैं? नहीं ना। अस्पताल में लोग थक हार कर जब एकदम तबीयत अच्छा न हो, इलाज करवाने के लिए एकदम न सेक के जाते हैं वो लोग, उनको मतलब पसंद ना होते हुए भी वो लोग जाते हैं, है ना। किसी को ये भीड़ क्या अच्छा लगता है? वहां अस्पतालों में जाके भीड़ में इतना झुंझुना अच्छा लगता है? नहीं। कोई स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, कोई अपनी इच्छा से बीमार होता है? नहीं। कोई भी अपनी इच्छा से बीमार नहीं होता है ना। नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। देखो, कोई अपने मन से बीमार होना चाहता है? नहीं। कोई अपने मन से बीमार होना नहीं चाहता। बीमारी कैसे होती है? बीमारी होती है कुपोषण से। कुपोषण मतलब जितना जरूरी है खाना पीना, उतना अगर खाना पीना न मिल पाए शरीर को, तो वो इंसान बीमार हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन का अभाव, ठीक है, होता है कुपोषण। कुपोषण से मतलब खाना पीना अच्छे से न मिल पाने से जो बीमारी होती है वो उन सब से। फिर गंदे और संकीर्ण, संकीर्ण मतलब एकदम छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे मकानों से। छोटे छोटे घरों में क्या होता है कि उनका मतलब प्रदूषण जो मतलब छोटे छोटे घरों में क्या होता है, चीजें ज्यादा रहती हैं और फिर गंदगी हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे आसपास अगर घर रहते हैं तो क्या होती है, गंदगी हर जगह जमा होती है ना, और हवा, खुली हवा उनको नहीं मिल पाती। तो इस दूषित वातावरण से क्या होता है, इंसान बीमार हो जाते हैं। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हर जगह मतलब अगर परिवार में खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, सीमित परिवार हो, मतलब एक लिमिट में, एक फैमिली का एक लिमिट नंबर हो, ज्यादा भीड़ ना हो फैमिली में, और सबके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, घर में खुले मिले घर में आराम से रहने की व्यवस्था हो, और सबको भरपूर भोजन सामग्री मतलब खाने की चीजें सबको आराम से मिले, तो क्या होगा, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या ही है ना। रेलों, बसों, हर जगह गाड़ियों में सफर करते वक्त जो हमें इतना भीड़ का सहन करना पड़ता है, वो इन सब के कारण क्या है, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अनुशासन मतलब नियम नीति, कानून पर, देश के कानून पर भी इन सब का दुष्प्रभाव मतलब गलत प्रभाव, है ना, गलत इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, कानून को चलाने के लिए काफी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी झगड़े, दंगे फसाद होते हैं, है ना। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, जितने लोग होते हैं उतनी गाड़ियां होती हैं, और उतने भीड़ होने के कारण सड़क पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, है ना। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। सार्वजनिक मतलब जो जगह पर लोग मतलब सब लोग जाते हैं, जैसे कि बाजारों, स्कूलों और आदि जगहों पे, जहाँ पे सार्वजनिक मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पर आते हैं, ठीक है, ऐसे स्थानों पर क्या होता है, नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता, है ना। कानून वहां पे नहीं चलता, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो किसी नियम का कोई मान नहीं होता। भीड़ की वजह से सब तितर बितर हो जाता है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वो कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। लोग अपना काम करने के लिए जब इधर उधर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अदालत जाते हैं, कचहरी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, अलग अलग काम के लिए जाते हैं ना इधर उधर, हर जगह जाके ही क्या होता है, वहां उनको भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है ना। वहां जाकर वो अपना समय गवाते हैं, शक्ति, एनर्जी गवाते हैं, और धन, बहुत सारे पैसे भी गवाते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम नहीं कर पाते, उनका काम नहीं बन पाता, है ना, उनका अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। आज हम दिन ब दिन इस भीड़ में खोते जा रहे हैं। हर जगह भीड़ ही भीड़ है, अपना काम हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम भी इस भीड़ के हर 10 जन जैसे, हर हजारों जन जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर खो जाते हैं। भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। हम हर वो आदमी जो भीड़ में
खोया हुआ है मतलब भीड़ में इधर उधर अपना काम करने के लिए दौड़ रहा है, वो सभी लोग समझ जाते हैं कि इन सब कार्यों का, ये जो इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका बस कारण है ये बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, है ना। भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो समझ जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। अब श्यामलाकांत जी को इस भीड़ का जो कारण ये बोल रहे थे ना, श्यामलाकांत जी खुद ही बोल रहे थे, उनकी पत्नी भी बोल रही थी कि ये इतना भीड़ क्यों बढ़ रहा है, सारी चीजें क्यों कम हो रही हैं, हर चीजों की कमी क्यों हो रही है हर तरफ। तो इस बारे में अब उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद ही इस बार इसका कारण जान चुके, समझ चुके हैं, है ना। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। तो विपदा मतलब इस प्रॉब्लम को, है ना, इस सिचुएशन को, इस विपत्ति को वो लोग खुद झेल रहे हैं। कौन? श्यामलाकांत जी और उनकी पत्नी। उनके घर पे ही इतनी भीड़ है तो वो इस बात को वो लोग खुद ही झेल रहे हैं। तो उनको अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामलाकांत जी की तरह परिवार बढ़ाता गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो देखो लेखक अंत में क्या कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा और लोग श्यामलाकांत जी की जैसे अपना परिवार को अगर बढ़ाते रहे, अपने फैमिली को लिमिट में न रखें, अपने घर में बच्चों का ढेर बनाते रहें, तो फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जब इस पूरी दुनिया में भीड़ की वजह से हम सब खो जाएंगे। इस पूरी दुनिया में अभी तो जितना भीड़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन आगे जाकर इस भीड़ के कारण बहुत सी ऐसी हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और इससे पैदा होने वाले जो भीड़ की वजह से जो समस्याएं पैदा होंगी उन सब के बीच में हम सब खो जाएंगे। हमें कोई इसका उपाय नहीं मिल पाएगा और हम इस तरह सफर करते रहेंगे। बढ़ती भीड़ के कारण जो अभी कर रहे हैं इससे ज्यादा दोगुनी चौगुनी हम लोग सफर हमको करना पड़ेगा। देखो पहले के जमाने में क्या था कि चिकित्सा का सुव्यवस्था कम था, मतलब चिकित्सा अच्छी तरह नहीं मिल पाता था, लोगों का इलाज अच्छी तरह नहीं हो पाता था। तो इसीलिए क्या होता था कि जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब जन्म का जो रेट होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वली चल रहे थे। लोग पैदा हो रहे थे जैसे वैसे मर भी रहे थे, क्योंकि बीमारियों का तब इलाज नहीं था तो ज्यादा से ज्यादा लोग मर भी रहे थे। तो ऐसे क्या था कि बैलेंस बना हुआ था, है ना। लेकिन आजकल क्या है, चिकित्सा में अच्छी व्यवस्था आ गई है, ये अच्छी बात है, नो डाउट ये अच्छी बात है कि चिकित्सा का सुव्यवस्था के कारण आजकल डेथ रेट जो है कम हो गया है, मृत्यु का जो मतलब दर है वो नीचे आ गया है, मतलब मृत्यु रेट कम हो गया है, लोगों का मृत्यु का जो हिसाब है वो कम होता है अभी, है ना। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जब जन्म रेट बढ़ रहा है और मृत्यु का जो रेट है, मरने का जो रेट है, डेथ रेट कम होने की वजह से ये बैलेंस बिगड़ गया है और बढ़ती भीड़ दिन ब दिन और बढ़ रही है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि अब अगर इंसान अपनी फैमिली को लिमिट में ना रखे और बढ़ाते जाए तो उसे अपने फैमिली में तो प्रॉब्लम जितना होगा ही, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा। अगर घर पे अच्छी व्यवस्था न हो और बच्चे ढेर सारे हों तो फैमिली वालों को सबको प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी होगी, माँ बाप को भी होगी, सबको होगी। लेकिन साथ में समाज को भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दिन ब दिन अगर आपका जनसंख्या बढ़ रहा है तो वो आगे जाकर और बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए फैमिली का अपना जो प्रॉब्लम होता ही है, साथ में हम समाज को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं अगर हमारे घर की जनसंख्या ज्यादा हो तो इसीलिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना हमारा कर्तव्य है, ताकि इस भीड़ का एक इलाज हो सके, है ना, और हम अपना जीवन सुख से और बाकी सारी संसाधनों के साथ सुख से व्यतीत कर सके। वरना ये संसाधन दिन ब दिन कमती होते होते एक समय आएगा जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जनसंख्या वृद्धि के बारे में लेखक ने बताया है और उनके उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं उनके बारे में भी वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि मैं आप सबको समझाने में सक्षम हुई होंगी। फिर भी अगर कोई लाइन या कोई वर्ड या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। द क्लास इज ओवर हियर। थैंक यू।